बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का नावल है अजब रंग ये मोहब्बत के। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। वो जो आंखें बंद किए बड़े आराम से कानों में हेडफोन लगाए आतिफ असलम के गानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था, अचानक से हेडफोन खींचे जाने पर तिलमिलाते हुए उठ बैठा और सामने उस काली बिल्ली को देखकर माथे पर अनगिनत शिकने सजा डाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेडफोन को हाथ लगाने की? उसने शदीद गुस्से में पूछा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल में घुसने की? शदीद तरीन गुस्से में जवाब दिया गया। इसके जवाब पर बालाज के चेहरे पर एक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओह, तो आखिर पता चल ही गया तुम्हें? उसने उसी मुस्कुराहट के साथ पूछा। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई मेरे मोबाइल में से मेरी हसीन तस्वीरें डिलीट करते हुए? उसने उंगली और अंगूठे की मदद से ज़रा सा निशान बनाया। माइंड इट काली बिल्ली, वो हसीन नहीं बल्कि इंतहाई बदनुमा तस्वीरें थी तुम्हारी। उसने निहायत इत्मीनान के साथ जवाब दिया। ये काली बिल्ली किसको बोला तुमने? हुर्रम का जहन तमाम बातों को भूलकर एक लफ्ज़ काली बिल्ली पर आकर अटक गया। तुम्हें? बालाज ने सुकून से जवाब दिया। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी बालाज अहमद। उसने उंगली उठाकर इसे वार्न किया। इसीलिए तो तुम्हें काली बिल्ली कहता हूँ डियर। उसने गोया नाक पर से मक्खी उड़ाई और कानों में हेडफोन सेट करते हुए दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गया। वो कुछ देर गुस्से से इसे देखती रही, फिर तिलमिलाते हुए वहाँ से वॉकआउट कर गई। अहमद पैलेस, जहाँ जिब्रान अहमद और वहीद अहमद अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे। वालिद की विरासत में छोड़ा गया ये घर दोनों भाइयों को बहुत अजीज़ था, तो दोनों भाइयों ने वालिद के बनाए हुए इस घर को मज़ीद मुरम्मत करवा कर अहमद पैलेस की तख्ती लगवा दी, जो कि अहमद पैलेस की शान थी। जिब्रान अहमद के 2 बच्चे हुर्रम और ज़याम थे, जबकि वहीद अहमद के 3 बच्चे बालाज, अनाया और ज़याम था, जो घर भर में सबसे छोटा होने के साथ साथ सबका लाडला और शरारती भी बहुत था। चूँकि वहीद अहमद की शादी पहले हुई थी, तो बालाज हुर्रम से चंद साल बड़ा था। बज़ाहिर तो हालात खुशगवार थे, मगर तूफ़ान तब आता जब बालाज और हुर्रम छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो जाते। दोनों की माँओं ने बहुत समझाया, मगर दोनों ही ज़िद्दी थे। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। बालाज, जो कि अपनी शानदार शख्सियत की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था, जिसके पीछे लड़कियां लाइन लगाकर घूमती थीं, जिन्हें वो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाता था। वो हुर्रम को एक आँख नहीं भाता था। हुर्रम के मुताबिक बालाज अहमद एक ऐसा कीड़ा था जो जंगल से भागकर आया था, सिर्फ़ और सिर्फ इसे तंग करने के लिए। इन दोनों की इन्हीं शरारतों की वजह से अहमद पैलेस हंसी और खुशी का मीनारा था। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे। इसके बावजूद दोनों के वालिदैन अपने दिलों में कुछ नेक ख्वाहिशात रखते थे, जो कम अज़ कम बालाज और हुर्रम के लिए तो बिल्कुल ही नेक नहीं थे। क्या अम्मी, आपने सोच भी कैसे लिया मैं इस काली बिल्ली से शादी करूँगा? उसने हैरत से अपनी वालदा मज्जा से पूछा। अरे भाई, शादी का कौन कह रहा है? अभी बस निकाह कर लो।
رخصتی تو حرم کی پڑھائی کے بعد کریں گے۔ سکینہ وحید نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن امی، آپ لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر دیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کالی بلی سے شادی کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ بری بات بھلاج، ایسے برے الفاظ نہیں کہتے۔ اتنی پیاری بچی ہے حرم، چاند کا ٹکڑا ہے پورا، اور سب سے بڑی بات نیک ہے، فرمانبردار ہے، اور میرے پیارے بیٹے، تمہیں تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، مگر یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ میری باتوں پر غور ضرور کرنا اور حرم کے متعلق ضرور سوچنا، بہت اچھی ہے وہ۔ انہوں نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا اور اسے کشمکش میں چھوڑ کر خود کمرے سے باہر چلی گئیں۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ میں اور وہ پہاڑی بھالو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے امی؟ میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اس نے حیرت کی زیادتی سے رقیہ بیگم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ نکاح تو تمہارا ہوگا حرم، اور وہ بھی بالاج سے۔ اب تم چاہے رونا دھونا ہی کیوں نہ مچا دو، اور خبردار جو اب اس بچے کو الٹے سیدھے القابات سے نوازا تو۔ اور اس کی امی نے بڑے پیار سے اس کے فیصلے کو رد کر دیا۔ 15 سالہ زیان اور 13 سالہ عنایا جب لانگ روم میں داخل ہوئے تو سامنے ایک ننھی بالا کو ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکائے خاموش بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ زیان، جو کہ سارا دن شرارتیں کرتا ہو، جو ایک پل چین سے نہ بیٹھتا ہو، جس کے دن کی شروعات ہی شرارتوں سے ہوتی ہو، وہ خاموش بیٹھا ہو۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اس تک آئے اور اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں بہت واضح نظر آ رہی تھیں۔ زیان بھائی، زیان نے اسے پکارا۔ جی زیان بھائی۔ زیان نے ہنوز اسی پوزیشن میں جواب دیا۔ خیریت تو ہے؟ آج تم بڑے شریف بچے بنے ہوئے ہو۔ زیان نے بامشکل اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے عنایا کو دیکھا، جو مسکراتی نگاہوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ زیان بھائی پلیز، میں ابھی ایک بہت اہم مسئلے پر غور کر رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے اپنی گول آنکھوں کو مزید گول کرتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی دیکھو عنایا، ہمارا یہ چھٹکو بھائی کسی مسئلے پر غور کر رہا ہے، اب اللہ تو رحم کرے۔ زیان نے عنایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس پر عنایا کھلکھلاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ زیان بھائی اینڈ عنایا آپی پلیز، آئی ایم سیریس، اس نے ذرا سی خفگی سے کہا۔ اچھا چلو ہمیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، عنایا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زیان نے ایک نظر عنایا کو دیکھا اور پھر ایک نظر زیان کو، اور بولا، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بالاج بھیا اور حرم آپیہ کی شادی میں شیروانی پہنوں یا شلوار قمیض۔ اس نے دوبارہ سے سوچ کی لکیریں اپنے ماتھے پر سجا لیں، جبکہ عنایا اور زیان بس ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ بھیا اور آپیہ کی شادی ہو؟ دونوں کے دماغ اسی ایک بات پر اٹکے ہوئے تھے، جس کا جواب جاننے کے لیے دونوں ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ امی کی باتوں کو سوچتے ہوئے بے دہانی میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب کسی سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ نظر اٹھا کر دیکھا
तो सामने उस पहाड़ी भालू को खड़ा पाया जो निहायत सख्त तेवरों के साथ उसे ही घूर रहा था। अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? देख कर नहीं चल सकते? उसने सारा गुस्सा उस पहाड़ी भालू पर निकाल दिया। अंधा मैं नहीं, अंधी तुम हो। लेकिन खैर छोड़ो, गलती तुम्हारी है भी नहीं। मैं हूँ ही इतना हसीन कि मेरे हुस्न की किरणें निकलकर दूर दूर तक फैल जाती हैं, तो फिर लड़कियाँ तो अंधी होंगी ही ना। चलो जाओ, माफ़ किया तुम्हें। उसने अपने घने बालों में एक शान से हाथ फेरते हुए गोया एहसान अजीम किया। शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? और ये बाल देखे हैं अपने? एकदम पहाड़ी भालू जैसे लगते हो। उसने खिलखिलाते हुए उसके बालों की तनकीद का निशाना बनाया। खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरे बालों को कुछ कहा तो तुम्हें क्या खबर, लड़कियां मरती हैं मुझ पर। मेरे उन बालों की वजह से उसने इसे निहायत गुस्से में जवाब दिया। हाँ तो इनमें से किसी लड़की से शादी कर लो ना। पता नहीं ये सब मुझे तुम्हारे पल्ले क्यों बांध रहे हैं। वो कहाँ खामोश रहने वाली थी, दो बदू जवाब दिया। ओह, तो पता चल गया तुम्हें। बलाज ने एक नज़र उसके गुस्से से दमकते हुए चेहरे पर डाली, जो गुस्से की वजह से लाल हो रहा था। हाँ, पता चल गया मुझे, और तुम मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो। मैं मर जाऊंगी बालाज अहमद, मगर तुम जैसे सड़ियल इंसान से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। उसने उसे वार्न करते हुए कहा। उसके अंदाज पर बालाज धीरे से मुस्कुराया। हाँ तो ना करो, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए, काली बिल्ली। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी अगर अब तुमने मुझे ये लफ्ज़ कहा तो। हुर्रम ने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। देखा देखा, इसीलिए तो मैं तुम्हें काली बिल्ली कहता हूँ। हर वक्त अपने चुड़ैलों जैसे नाखूनों को हमले करने के लिए तैयार रखती हो। बलाज ने तरकी बतरकी जवाब दिया। अभी वो दोनों लड़ने में मसरूफ़ थे जब ज़यान और अनाया फूली हुई सांसों के साथ इन दोनों के पास आए। आप दोनों की शादी हो रही है। इन दोनों ने एक साथ सवाल किया। नहीं, कोई शादी वादी नहीं हो रही हमारी। तुम्हारे इस सड़ियल भाई से तो मैं मर के भी शादी ना करूं। हुर्रम ने गुस्से से रुख मोड़कर अनाया को जवाब दिया। और तुम्हारी उस चुड़ैल बहन के साथ तो मैं एक घंटा भी ना गुजारूं। गुजा के पूरी ज़िंदगी, बलाज ने गुस्से से ज़यान को जवाब दिया। और वो दोनों वहाँ से तन फन करते हुए अपने अपने कमरों में चले गए, और पीछे वो दोनों अपना सा मुंह लेके रह गए। और फिर दोनों फरीकैन की सख्त मुखालफत के बावजूद निकाह का दिन आ पहुंचा। दोनों का मूड सुबह से सख्त ख़राब था। हुर्रम को शाम पार्लर्स भेज दिया गया और बलाज को भी तैयार होने का हुक्म दिया गया। बेदिली के साथ तैयार होकर वो हॉल पहुंचा और वहाँ के इंतज़ामात देखने लगा और मेहमानों को भी रिसीव करने लगा। स्टेज पर खड़ा वो अपनी यूनी फेलो साहिर से बात कर रहा था जब बिला इरादा ही उसकी नज़र उठी और पलटना भूल गई। वो हुर्रम थी। बिलाशुबा वो काली बिल्ली ही थी जो रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन का लहंगा पहने, मैचिंग ज्वेलरी और हल्के फुल्के मेकअप के साथ नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन आज वो और भी प्यारी लग रही थी। उसने जल्दी से अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला। क्या हो गया है तुझे आज बलाज? उसने खुद को डपटा। उसे स्टेज तक
लाया गया तो बे इख्तियार ही बालाज ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे हुर्रम ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर तमाम लोगों के कहके बुलंद हुए। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर उसे हुर्रम के इस अमल से गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक धीमी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। उसे और हुर्रम के साथ बिठाया गया। निकाह शुरू हुआ और यूं निकाह के दो बोलों से हुर्रम जिब्रान, चंद लम्हों में हुर्रम बालाज बन गई। मुबारकबाद और सलामती का शोर उठा और वो सबसे बज़ाहिर मुस्कुराहट के साथ मुबारकबाद वसूल करता गया, मगर दिल की कैफियत अजीब थी, जिसे फ़िलहाल वो समझने से कासिर था। उन दोनों की जोड़ी को चाँद और सूरज की जोड़ी से जोड़ा गया था। जहाँ हुर्रम गोल्डन और रेड लहंगे में हसीन लग रही थी, वहाँ बालाज भी सफ़ेद गलफ लगे कुर्ते में किसी सल्तनत का शहज़ादा लग रहा था। सकीना बेगम और रुकैया बेगम के तो बाकायदा दोनों की बारी बारी नज़र उतारी और ढेरों दुआएं दी। जिब्रान अहमद और वहीद अहमद ने भी दोनों को बहुत सी दुआओं से नवाजा। उसने कुन अखियों से अपने बराबर में बैठी हुर्रम को देखा और फिर आखिर पूछ बैठा, सुनो। उसने हुर्रम को पुकारा। बोलो। लिटमार अंदाज में जवाब दिया गया। तुम काली बिल्ली ही हो ना? उसने ज़ेरे लब मुस्कुराकर पूछा, जिस पर हुर्रम ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। मेरा मतलब है कि आज तुम वो सड़ियल चुड़ैल लग नहीं रही हो ना, बल्कि खासी माकूल लग रही हो। उसने गड़बड़ा कर जवाब दिया, तुम्हारे नज़रिए का शुक्रिया, मगर मिस्टर बालाज अहमद, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं पहले ही से बहुत प्यारी हूँ। उसने अपनी तारीफ अपने मुंह से ही कर डाली, मगर इसमें कोई शक भी तो नहीं था। इन दोनों में, इन्हीं बातों में निकाह की तकरीब इख्तिताम को पहुंची और जब रात को वो सोने के लिए लेटा तो आंखें बंद करते हुए झम से उस परिवेश का सरापा बंद आंखों में समा गया। वो अपने दिल से नावाकिफ था और इस कैफियत को फ़कत वक्ती जज्बे का नाम देकर न जाने कब नींद की वादियों में उतरता चला गया। अगली सुबह बड़ी रोशन और निखरी निखरी सी थी। वो बाथ लेकर बाल बनाने लगा और फिर जब कमरे से बाहर आया तो सामने ही टीवी लाउंज में ताई अम्मा की बड़ी बहन नसीमा आंटी को देखकर बुरा सा मुँह बनाया। उसे अच्छी तरह याद था बचपन में जब नसीमा आंटी उनके घर आती थी तो इससे बड़ी गर्मजोशी से मिलती थी और उसके सर पर हाथ फेर फेर कर उसका सारा हेयर स्टाइल ख़राब कर देती थी। इन्हीं सोचों के साथ वो उन तक आया और उन्हें सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने उसे चुभती हुई नज़रों के साथ दिया। हैरत की बात थी, ना ही इस दफ़ा उनके अंदाज में गर्मजोशी थी और ना ही उन्होंने उनके सर पर हाथ फेरा था। वो हैरान होकर पलटा और दरवाजे के करीब खड़े फरहाज को देखने लगा, जो महवियत के साथ लॉन में कुछ देख रहा था। वो उस तक आया और उसकी नज़रों के ताक़ब में देखा तो लॉन में हुर्रम को देखकर ठिठक गया। एक अजीब सा एहसास उसके अंदर जागा, जिसे बामुश्किल छुपाते हुए उसने फरहाज को मुखातिब किया। कहाँ गुम हो भाई? उसने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया, जिस पर फरहाज बजाय उसके सवाल के जवाब देने के उसे गौर से देखने लगा। क्या हुआ भाई, तबीयत? अभी बालाज की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि फरहाज ने सवाल कर डाला।
ایسا کیا ہے تم میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ بالاج ٹھٹک کر پوچھنے لگا۔ مطلب یہ کہ ایسا کیا ہے تم میں بالاج احمد جو خرم تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی؟ ایسا کیا ہے تم میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ کہاں تو تم دونوں کا لڑنا ختم نہیں ہوتا تھا اور اب نکاح کر کے بیٹھ گئے تم دونوں۔ اس نے غصے سے بالاج سے پوچھا، جس پر بالاج نے اپنے مخصوص اسٹائل کے ساتھ بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دل جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ اب یہ تو خرم ہی سے پوچھو نا فرحاد صدیقی کہ ایسا کیا ہے مجھ میں جو تمہیں نہیں ہے؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا اور ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور فرحاد اس کی اس مسکراہٹ پر صرف اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ اور پھر شام کو جب وہ خرم سے چارجر لینے اس کے کمرے تک آیا تو اندر سے آوازوں پر دروازے پر ہی رک گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو حور؟ تم کیسے اس بالاج سے شادی کر سکتی ہو؟ اسے فرحاد کے لہجے میں دکھ محسوس ہوا۔ کافی دیر تک خرم نے جواب نہیں دیا تو فرحاد دوبارہ پوچھنے لگا۔ جواب دو حور۔ حور نے ایک نظر فرحاد کو دیکھا اور پھر سے موبائل استعمال کرنے لگی۔ کیا جواب دوں؟ اس نے کہا۔ بس مجھے نہیں پتا، تم اس بالاج سے طلاق لے لو۔ اس کی ہر بات پر باہر کھڑے بالاج کا دل کیا کہ وہ اندر جا کر اس کا منہ توڑ دے۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ اسے خرم کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ ایسا کیا ہے اس بالاج میں جو تم نے اس سے نکاح کر لیا؟